चलो सबसे पहले रिवाइज करेंगे एस के नाम के साथ। बोलो एस नंबर कौन सा है? 11। नाम द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, द से शुरू हो रहा है, द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इस एस में क्या कवर्ड है दोस्तों? इस एस में 3 चीज़ें कवर्ड है। ठीक है, 3 चीज़ों के बारे में ये एस बताएगा कि इन 3 चीज़ों की अकाउंटिंग कैसे करनी है। देखो नाम में ही है फॉरेन एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज डिफरेंस या एक्सचेंज रेट के वजह से जो भी इफेक्ट्स ऑफ चेंज आने वाले उसके बारे में ये एस है। तो 3 चीज़ें ये कवर करता है। एक तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन मतलब क्या? जैसे मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ और मेरे को पेएबल या रिसीवेबल डॉलर्स में है ना, फॉरेन करेंसी में, तो ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कहलाएगा। मैं बाहर से कुछ एसेट खरीदा, मैंने बाहर से कुछ लोन लिया, तो ये ट्रांजैक्शन है जो किस में हो रहा है? फॉरेन करेंसी में। दूसरा है फॉरेन ऑपरेशन, मतलब मेरा एक ब्रांच ही है जो बाहर फॉरेन में। और तीसरा है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। ये 3 चीज़ों के बारे में ये एस बताएगा। तो उसमें से पहला है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। उसके बारे में अपन ने क्या देखा कि अभी देखो फॉर एग्जांपल मैंने परचेस किया, ठीक है, बाहर से मैंने डॉलर्स में परचेस किया, $1000 का परचेस था। तो अभी यहाँ पे क्या होगा? परचेस तो $1000 मैं अपने बुक्स में नहीं लिख सकता क्योंकि मेरे बुक्स कौन से यूनिट में बनाए हुए? रुपीज़ में, तो मुझे रुपीज़ में लिखना पड़ेगा। तो अभी कौन से रुपीज़ में लिखूँ, कितना रुपीज़ लिखूँ? तो जिस दिन मैंने परचेस किया है उस दिन जो भाव रहेगा उस पर रिकॉर्ड कर लूँगा। करेक्ट। अपन ने वही देखा कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है, उसका इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगा? एक्सचेंज रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के डेट पे जो भी एक्सचेंज रेट है उस पे कन्वर्ट करेंगे इनिशियली, वो ट्रांजैक्शन को उस पे रिकॉर्ड करेंगे। मतलब मैंने परचेस किया, उस दिन भाव था अगर 70 रुपये, तो ये एंट्री मैं कर दूंगा परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 70,000। करेक्ट। जिस दिन एक्सचेंज रेट था, जिस दिन जो रेट था उस रेट पे कन्वर्ट कर दूंगा। आगे इसके आगे अपन ने क्या देखा? अभी डिपेंड करता है आगे की अकाउंटिंग कि जो अकाउंट है वो मॉनिटरी आइटम है या नॉन मॉनिटरी आइटम है। तो मॉनिटरी आइटम क्या होता है दोस्तों? डेफिनेशन याद है? बोलो। मॉनिटरी आइटम्स आर मनी हेल्ड एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू बी रिसीव्ड और पेड इन फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल अमाउंट्स ऑफ मनी। देखो ये इसमें कीवर्ड्स है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल। अभी ये कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर फिक्स्ड अमाउंट में पेएबल या रिसीवेबल हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मॉनिटरी आइटम। जैसे डेटर्स, मेरे को रिसीवेबल है $1000, तो ये फिक्स्ड अमाउंट में रिसीवेबल है तो इसको क्या बोलेंगे? मॉनिटरी आइटम। जैसे क्रेडिटर्स फिक्स्ड अमाउंट में पेएबल है तो उसको भी बोलेंगे मॉनिटरी आइटम्स। जैसे मेरा लोन हो गया, फिक्स्ड अमाउंट में पेएबल है, वो भी हो गया मॉनिटरी आइटम। ठीक है, तो मॉनिटरी आइटम में क्या आएगा दोस्तों? मॉनिटरी आइटम के एग्जांपल्स देखना। कैश फिक्स्ड अमाउंट मेरे फॉरेन बैंक में पड़ी हुई है, करेक्ट, तो फॉरेन बैंक से फिक्स्ड अमाउंट रिसीवेबल है, तो कैश भी मॉनिटरी आइटम है। लोन, रिसीवेबल्स, पेएबल्स, ये सारे मॉनिटरी आइटम रहेंगे। नॉन मॉनिटरी आइटम क्या होता है? एकदम सिंपल डेफिनेशन, जो मॉनिटरी नहीं वो नॉन मॉनिटरी। तो नॉन मॉनिटरी में याद रखना फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, ये सब किस में आएंगे? नॉन मॉनिटरी में, क्योंकि इसका फिक्स्ड अमाउंट पेएबल या रिसीवेबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना इन्वेंट्री, फिक्स्ड एसेट्स ये आएंगे नॉन मॉनिटरी में। अभी ये मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी क्यों देख रहे हैं? क्योंकि बाद का वैल्यूएशन बाद पे किस पे रिकॉग्नाइज करना है वो डिपेंड करता है कि आइटम मॉनिटरी है या नॉन मॉनिटरी। ठीक है, तो अगर मॉनिटरी आइटम है दोस्तों जैसे क्रेडिटर्स, ठीक है, तो एक्सचेंज रेट चेंज होने से मेरा भी लाइबिलिटी चेंज हो रहा है। एक्सचेंज रेट जैसे बढ़ेगा मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी, एक्सचेंज रेट कम होगा वैसे लाइबिलिटी गिरेगी। करेक्ट। तो मॉनिटरी आइटम के केस में एक्सचेंज रेट चेंज होने से फर्क पड़ता है। तो अगर मॉनिटरी आइटम होगा तो उसको बैलेंस शीट डेट पे किस पे वैल्यू करोगे? क्लोजिंग रेट पे। करेक्ट। एट बैलेंस शीट डेट अगर मॉनिटरी आइटम होगा तो उसको किस पे वैल्यू करेंगे? क्लोजिंग रेट पे। मतलब यही ट्रांजैक्शन में अपना अगर बैलेंस शीट डेट 31 मार्च के दिन रेट हो गया 75, तो अपने को क्रेडिटर्स को 5 से बढ़ाना पड़ेगा, $5 पर डॉलर, मतलब टोटल कितना? 5000 से बढ़ा देंगे। ठीक है, तो मॉनिटरी आइटम अगर होगा जैसे क्रेडिटर्स, डेटर्स, लोन, इनकी वैल्यू को फर्क पड़ता है एक्सचेंज रेट चेंज होने से। तो जैसे ही रेट चेंज हो जाएगा बैलेंस शीट डेट पे उसको वो रेट पे वैल्यू करना। लेकिन नॉन मॉनिटरी आइटम जैसे फिक्स्ड एसेट खरीद लिया, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट कर दिया था, अभी अगर रेट चेंज होता है
तो क्या मेरे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू चेंज हो रही है क्या? नहीं, तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर ऐसा कोई फिक्स्ड एसेट होगा या कोई नॉन मॉनिटरी आइटम होगा तो उसको किस पे वैल्यू करना? जो ट्रांजैक्शन किया था उस दिन जो रेट था वही रेट पे। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है, फिक्स्ड एसेट या पीपीई को अपन रीवैल्यू कर देते हैं। तो अगर रीवैल्यू किया होगा तो जिस दिन रीवैल्यू किया था उस दिन का एक्सचेंज रेट लेना फॉर वैल्यूएशन। ठीक है, तो मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी का सिंपल है, इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगा? रेट ऑफ डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट डेट पे किस पे वैल्यू होगा वो चेक करना पड़ेगा, मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी। अगर मॉनिटरी आइटम होगा तो क्लोजिंग रेट पे वैल्यू करेंगे, अगर नॉन मॉनिटरी होगा तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ही आएगा। लेकिन अगर रीवैल्यू किया होगा तो जो रीवैल्यू किया था उस रेट पे वैल्यू होगा। शाबाश मेरे शेरों। तो ये था मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी के बारे में। अच्छा, अभी मॉनिटरी आइटम को अपन ने बात की कि बैलेंस शीट डेट पे एक्सचेंज रेट जो क्लोजिंग बैलेंस शीट डेट के दिन है उस पर वैल्यू करना है। तो इस पे वैल्यू करने से डिफरेंस आएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स पहले 70 थे, फिर अपन ने सोचा कि बढ़ा के कितना कर देते हैं 75। तो ये 5000 का जो डिफरेंस है ये कहाँ पे डालूंगा? एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट में, जो अल्टीमेटली कहा जाता है पीएनएल में। ठीक है, तो मॉनिटरी आइटम से जो भी चेंज हो रहा है, देखो एक्सचेंज डिफरेंस अगर मॉनिटरी आइटम से आ रहा है तो मॉनिटरी आइटम के एक्सचेंज डिफरेंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम और एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे अराइज। तो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोले थे, तो मैं यहां से शुड बी इतना, ठीक है, इतना तो भी लिखते आना चाहिए। कैसे लिखोगे इसको? एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन मॉनिटरी आइटम। क्या करोगे इस एक्सचेंज डिफरेंस का? शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम और एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे अराइज। ठीक है, और नॉन मॉनिटरी आइटम को तो अपन उसी रेट पे वैल्यू कर रहे थे, तो उस पर एक्सचेंज डिफरेंस आएगा क्या? नहीं, उस पर वैसे भी नहीं आने वाला, तो इसका एक्सचेंज डिफरेंस का कुछ विषय ही नहीं। ठीक है, अभी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में एक लास्ट चीज है दोस्तों, पैरा 46A स्पेशल केस। ये स्पेशल केस में क्या बोला है? ये वन टाइम कंपनीज के लिए लाया था, ऑप्शन है। किसके लिए है? कंपनीज के लिए। ठीक है, ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं है। कंपनीज को क्या ऑप्शन दिया कि भाई साहब तुम्हारा अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन होगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन अगर तुम्हारे कुछ पड़े होंगे तो एक काम करना, इसका जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है ये पीएनएल में मत डालो। ठीक है, ये कंपनीज के लिए लाया था क्योंकि बहुत सारे लॉसेस दिख रहे थे क्राइसिस के टाइम पे, इसीलिए कंपनीज को बोला कि एक काम करो, अगर लोन पे एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है तो अगर लोन फिक्स्ड एसेट पे लिया था तो क्या करना? फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट में वो एक्सचेंज डिफरेंस डाल दो। उससे क्या होगा? डेप्री के फॉर्म में धीरे धीरे करके पीएनएल में जाएगा, एक्सचेंज डिफरेंस एक साथ नहीं जाएगा। नहीं तो अगर फिक्स्ड एसेट के लिए लोन नहीं लिया है तो इसके एक्सचेंज डिफरेंस को कौन से अकाउंट में डालना? FCMITD अकाउंट, फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। ठीक है, अगर फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड लोन नहीं होगा तो एक काम करो, ये जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है ये एक्सचेंज डिफरेंस को अक्यूमुलेट करना कौन से अकाउंट में? FCMITD अकाउंट में। और ये अक्यूमुलेट करके क्या करना? उसको धीरे धीरे पीएनएल में डालना, एक साथ मत डालना। ठीक है, ये कंपनीज के लिए वन टाइम ऑप्शन लाया था, रिलैक्सेशन लाया था। अच्छा, अभी फॉरेन ऑपरेशन का जो सेकंड पार्ट है जो अपन इसे इसमें कवर्ड है, ये ब्रांच अकाउंटिंग के साथ कवर होगा। ठीक है, इसमें ब्रांच अकाउंटिंग के साथ सामने वाली अगर जो फॉरेन ब्रांच है उसके ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को पूरा का पूरा कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू रुपीज। ठीक है, मेरी ब्रांच बाहर है, उसका डॉलर में ट्रांजैक्शन है, उसको रुपीज में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, ये ब्रांच अकाउंट में कवर किया है अपन ने। नेक्स्ट लास्ट चीज जो इस एस में है वो है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दोस्तों? फॉरवर्ड एक्सचेंज मतलब मैं आज खड़ा हूँ, ठीक है, मुझे 3 महीने बाद बाहर किसी को पेएबल है, ठीक है, $1000 पेएबल है, तो अभी मुझे डर लग रहा है कि कहीं भाव बढ़ गया तो मैं क्या करूँगा? बैंक के पास जाऊँगा और बैंक को बोलूँगा कि बैंक मुझे आज ही एक रेट फिक्स करके दे दो ताकि 3 महीने बाद मैं कितने पे दूँ वो फाइनल हो जाए। ठीक है, अभी बाद में कुछ भी रेट हो मेरे लिए रेट क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। तो देखो आज अगर 70 का भाव है, आज अगर 70 का भाव है और मैं बैंक के पास जाके फिक्स कर लेता हूँ, बैंक को बोला कि एक काम करो 3 महीने बाद मुझे बोलो आप कितने में डॉलर दोगे, तो बैंक ने बोला 72। ठीक है, तो आज ही जाके रेट फिक्स करा लिया, अभी बाद में कुछ भी रेट हो मुझे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। पर ये 2 रुपए का मेरा जो डिस्काउंट है, 2 रुपए का जो मेरा एक्स्ट्रा नुकसान है, तो इन नुकसान को क्या करने बोला एस ने? तुम्हारा ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, स्पेक्यूलेशन के लिए नहीं किया हुआ है ट्रांजैक्शन,
तो इस जेन्युइन ट्रांजैक्शन का जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा इसको अमोर्टाइज करना, अमोर्टाइज एज इनकम एंड एक्सपेंस ओवर द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का था, 3 महीने का, तो ये 2 रुपए का लॉस मैं क्या करूंगा, 3 महीने में अमोर्टाइज करूंगा। ठीक है, तो अगर जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेकुलेशन के लिए नहीं था। ठीक है, जेन्युइन क्यों था मेरा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मुझे पेएबल था ना एक्चुअल में, तो मुझे डर लग रहा था। लेकिन अगर यही कॉन्ट्रैक्ट मैं स्पेकुलेशन के लिए करूं कि मुझे पता चला कि बैंक जो है ये 72 में बेचता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन एक्चुअल में जब मैं सोच रहा था तो मुझे पता चला कि यार हो सकता है डॉलर का भाव 75 हो जाए, तो मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि डॉलर का भाव शायद ज़्यादा रहेगा, तो मैं बैंक से जाके खरीद लेता हूँ 72 में। ठीक है, और सच्ची 3 महीने बाद 75 हो गया, तो मैं क्या करूँगा, बैंक से खरीद लूँगा 72 पे और मार्केट में बेच दूंगा 75 पे। तो इसमें स्पेकुलेशन का कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो एस ने क्या बोला, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अभी जेन्युइन नहीं, तुम स्पेकुलेट कर रहे हो। तो स्पेकुलेट कर रहे हो तो जब तक बेचोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो उस केस में क्या करना, ओनली व्हेन जब कॉन्ट्रैक्ट बेचेंगे तभी इसका प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड करना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जब भी बेचेंगे तभी प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। और प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालोगे, सेल का रेट मैंने कितने में बेचा मार्केट में 75 माइनस फॉरवर्ड का रेट मैंने बैंक से कितने में खरीदा था। ठीक है, 72, तो मेरा यहाँ पे 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो देखो जब स्पेकुलेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट है तो स्पॉट रेट मतलब आज का क्या रेट है उससे फर्क भी पड़ता है क्या, नहीं, आगे कितना मैं बेचा और बैंक से कितने में खरीदा वो रिलेवेंट है। लेकिन अगर नॉट फॉर स्पेकुलेशन होगा तो आज कितना रेट है और फॉरवर्ड का रेट कितना है उससे फर्क पड़ता है। तो ये प्रॉफिट या लॉस निकालना। नॉट फॉर स्पेकुलेशन होगा तो ओवर द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अमोर्टाइज करोगे, स्पेकुलेशन वाला होगा तो जब बेचेंगे तब एक साथ उसका प्रॉफिट या लॉस पेनल में डालेंगे। ठीक है, ये फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में था दोस्तों। ये जर्नल एंट्री का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि एक्सचेंज डिफरेंस की जर्नल एंट्री कैसे करोगे। और लास्ट में कुछ डिस्क्लोजर्स है जो इस एएस के लिए दिए है कि तुम्हें बताना पड़ेगा कि एक्सचेंज डिफरेंस कितना है, कहाँ क्या किया है, कहाँ डाला है, फिर वो फॉरेन ऑपरेशन रिलेटेड कुछ डिस्क्लोजर्स है। ठीक है, तो इस एएस का रिविजन होता है।